हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विल्सन का अभ्रकोष्ठ की सिद्धांत संरचना और कार्य विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए अभ्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अभ्र है ये कुछ नहीं, सिंपल ही फॉर्मेट में बोला जाए तो बादल होता है। बादल एक बादल ये मतलब झुंड होगा, कोई भी गैसेस का बादल, सिंपली आप समझ सकते हैं। और कोष्ठ जो होता है वो होता है एक कमरा, या फिर आप समझ लीजिए एक चैम्बर, एक बंद कमरा टाइप से एक कंपार्टमेंट समझ लीजिए, वो होता है कोष्ठ। तो हम चलते हैं सिद्धांत की ओर। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है सिद्धांत थ्योरी। जब धूल रहित तथा जलवाष्प अथवा एल्कोहल वाष्प से, केवल आपको इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से समझना है, बाकी चीजें आप अपने से लिखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जब धूल रहित तथा जलवाष्प अथवा एल्कोहल वाष्प में एक संतृप्त वायु का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। अब हमारे पास धूल रहित जलवाष्प अथवा एल्कोहल वाष्प में संतृप्त वायु, संतृप्त क्या होती है, जिसमें अधिक पदार्थ ना हो, जितना पदार्थ दिया गया है उससे अधिक पदार्थ नहीं होगा, यह होता है संतृप्त होता है। अब इसमें जलवाष्प और एल्कोहल वाष्प में संतृप्त वायु का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। रुद्धोष्म होता है जिसमें अंदर बाहर से कोई भी उष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो वो होता है रुद्धोष्म। जब इसमें प्रसार किया जाता है तो ताप इतना गिर जाता है कि वायु जल या फिर एल्कोहल की वाष्प में अति संतृप्त हो जाती है। अब यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से और भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये चित्र। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऊपर में एक कैमरा हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास एक चैम्बर हो जाती है, इतनी बड़ी चैम्बर। ये हो जाता है एक पिस्टन, यहाँ पर भरा है एल्कोहल और इधर जल वाष्प वाली गैस भरी हुई है। अब यहाँ पर हम इसमें सिंपली रुद्धोष्म प्रसार करवाते हैं तो इसमें जो ताप है वो गिर जाता है और यह अति संतृप्त हो जाता है। अति संतृप्त का अर्थ होता है कि यह और भी गैसेस को अपने में धारण करने में, और भी अधिक गैसें इसमें अब धारण हो सकती हैं। पहले संतृप्त था मतलब इसमें जितनी गैसें हैं उससे अधिक गैसें और नहीं हो सकती। अब यहाँ अति संतृप्त हो जाने के कारण इसमें और भी अधिक कुछ गैसें विलय हो जाती हैं। तो यहाँ पर वायु जल तथा अल्कोहल की वाष्प से अति संतृप्त हो जाती है। अब अब यदि अति संतृप्त वायु या गैस से होकर के एक आवेशित कण गुजरता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चित्र में, जैसे ये हमारा अति संतृप्त वायु द्रव्य गैस, यहाँ पर से हम एक आवेशित कण प्रकाश स्रोत को इधर हम डालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर गैस में आयनित हो जाते हैं, जैसे गुजारते हैं तो गैस का आयनीकरण हो जाता है तथा इस प्रकार उत्पन्न इन आयनों पर जलवाष्प का संघनन होने लगता है। अब इसमें जैसे ही हमने इसमें डाला आवेशित कण, जैसे ही हम इसमें आवेशित कण डालते हैं तो इसमें जलवाष्प का संघनन होने लगता है, मतलब एक साथ आने लगते हैं जैसे सभी जलवाष्प, जिससे यह जल के छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं। सिंपली ये हो गया हमारा सिद्धांत। अब हम समझते हैं इस चित्र के स्ट्रक्चर्स को। आपको पेपर में इतना ही लिखना है, बहुत ही अच्छे समझिएगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पेपर चलने वाला होगा आपका तो आप बहुत ही टेंशन में होंगे। चलिए शुरू करते हैं संरचना के बारे में। तो अब यहाँ पर संरचना हमें देखना है। तो हमने चित्र में विल्सन अभ्रकोष्ठ प्रदर्शित है। तो हमने यहाँ बस विल्सन अभ्रकोष्ठ है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, विल्सन अभ्रकोष्ठ। ये है विल्सन अभ्रकोष्ठ, ये चित्र में प्रदर्शित है। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो विल्सन अभ्रकोष्ठ का डायग्राम है। विल्सन नाम हो गया, अभ्र हो गया बादल जैसा कुछ गैसें, और कोष्ठ हो गई हमारी चैम्बर। सिंपल वही चीज को यहाँ पर डिटेलिंग करना है हमें। अब यहाँ पर आ जाता है यंत्र का मुख्य भाग, एक बेलनाकार कोष्ठ। कोष्ठ मतलब चैम्बर, आप समझ रहे होंगे, एक बंद कमरा। सिंपली एक बेलनाकार कोष्ठ होता है। अब यहाँ पर जैसे डी होता है हमारा एक बेलनाकार कोष्ठ, ये हमारा पूरा चैम्बर है डी, ये बेलनाकार कोष्ठ हो गया, ठीक है। अब जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल भरा होता है, ये हमारा अल्कोहल ये प्यालियों में भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके ऊपरी भाग में दो प्यालियां हैं, बी और बी डैश, बी और बी डैश दो प्यालियां हैं।
आपको फुल्ली चित्र को याद करना है और फुल्ली चित्र को ही डिटेल कर देना है, यही हमारी संरचना होती है। संरचना में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जिसमें थोड़ा थोड़ा एल्कोहल भरा होता है। कोष्ठ में, कोष्ठ आप समझ जाइए, कोष्ठ हमारा चैम्बर होता है, कोई बंद कमरा की ऊपरी सिरा कांच की प्लेट। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा चैम्बर, इसके ऊपरी सिरा हो गया कांच की प्लेट, और जो कि जी है जो ढका रहता है। कोष्ठ के में नीचे एक पिस्टन पी लगी हुई है। अब ये हमारी पिस्टन लगी हुई है, ये हमारा कांच का चैम्बर हो गया प्लेट जी, और ये हमारी पिस्टन लगी रहती है जो एक कोष्ठ में सुगमता पूर्वक चल सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा पिस्टन है वो आगे पीछे हो सकता है सुगमता पूर्वक, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पी का ऊपरी पृष्ठ काला कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पी है इसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी भाग, हम इसे काला कर देते हैं। अब यहाँ पर काला कर देने के पश्चात कोष्ठ एक ओर लगी खिड़की के से कोष्ठ में तीव्र प्रकाश भेजा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये कोष्ठ है, उसमें एक तरफ खिड़की लगी हुई है ये वाली। अब इसमें से हम प्रकाश भेज रहे हैं, तीव्र तीव्र प्रकाश। तीव्र प्रकाश हम भेजते हैं तो कोष्ठ के ठीक ऊपर एक कैमरा सी लगा होता है, ये हमारा बड़ा सा एक कैमरा लगा होता है सी। अब इस कैमरे में अब क्या करना है, कैमरा सी लगा रहता है तब पी तथा कांच की प्लेट जी के बीच के स्थान में धूल रहित वायु या गैस भरी रहती है, जैसे अल्कोहल की वाष्प से संतृप्त कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भरा हुआ है सिंपली फॉर्मेट में वायु या गैस भरी होती है सिंपली, और उसमें अल्कोहल इधर इधर तो डला ही हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कि वाष्प से संतृप्त कर देते हैं। तो कोष्ठ के समीप दिए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक क्षण के सिरे पर लगाकर रख देते हैं। अब यहाँ बस हमारी सिंपली पूरी हो गई संरचना। यहाँ बस कुछ भी नहीं है, ये हमारी पूरी डायग्राम हो जाती है। ये चैम्बर होता है, ऊपर ग्लास प्लेट होती है, इधर हमारी दो प्यालियाँ होती हैं जिसमें अल्कोहल भरा होता है, एक पिस्टन होती है, एक कैमरा होता है, इधर से प्रकाश किरण डाली जाती है। प्रकाश किरण डालने से फिर उसके बाद इसमें इसमें गैसें भरी होती हैं, उन गैसों में संतृप्त कर देते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक क्षण के सिरे पर लगा करके इसमें रख दिया जाता है सिंपली। इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक क्षण के सिरे पर लगा करके इसके अंदर में रख देते हैं। अब हम चलते हैं कार्यविधि की ओर, और कार्यविधि में आपको पूरी डिटेल्स आसानी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कार्यविधि में रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हमने इसके अंदर में रखा था उससे विकिरण निकल रहा है। विकिरण क्या होता है, जिसमें जैसे ऊष्मा तरंग होती है तो इसमें से सीधे गर्म हो जाती है, वो विकिरण होती है। अब यहाँ पर जैसे ही उसमें उत्सर्जित विकिरण जब कोष्ठ में आपतित होता है, अब यहाँ पर जो हमारा है इसमें कोष्ठ में हमारा उत्सर्जित विकिरण आपतित होता है आता है, तब अपने मार्ग में आने वाले वायु के अणुओं को आयनित कर देता है। अब इसमें जो हमारा विकिरण आ रहा है इसमें इसमें जो भी वायु है उसको आयनित कर देता है। आयनित कर देता है तो इन कणों का पथ अंकित करने के लिए किसी मशीन द्वारा पिस्टन पी को शीघ्रता से नीचे की ओर खींचते हैं। अब इसमें इसमें जो हमारा आ जाता है इसको पथ को, इसमें जो पथ अंकित करने के लिए करते हैं कि पिस्टन को हम नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, अब नीचे ऊपर करने से कोष्ठ में भरी गैस रुद्धोष में प्रसार होता है, तथा यह क्रिया तब तक करी जाती है जब तक कि प्रसार निष्पत्ति लगभग 1.4 ना हो जाए। जब तक कि प्रसार का मान जो है वो लगभग 1.4 ना हो जाए तब तक हम इसको प्रक्रिया को करते रहते हैं, जिससे गैस ठंडी होकर के अल्कोहल की वाष्प से अति संतृप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमारा गैस भरा हुआ है वो अल्कोहल की वाष्प से अति संतृप्त हो जाती है और संघनित होकर के बूंद बना देती हैं। बूंद बन गई। अब बूंद बनने से कोष्ठ में बूंदों की एक लकीर खींच जाती है। अब इसके अंदर में कोष्ठ में ये हमारा जो कोष्ठ है इसमें एक लकीर खींच जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अभ्र कोष्ठ में अल्फा कण का मार्ग घना छोटा तथा अविरत होता है। अविरत क्या होता है, अविरत मतलब निरंतर, छोटा होता है निरंतर, अविरत मतलब होता है निरंतर। अभ्र कोष्ठ में अल्फा कणों का मार्ग घना छोटा तथा निरंतर होता है।
यह इसलिए होता है क्योंकि अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सर्वाधिक होती है, जिससे इन कणों पर काफी बूंद संघनित हो जाती हैं। जिससे अतिरिक्त अल्फा कण भारी तथा धीमी गति वाले होते हैं, इसलिए अणुओं की टक्कर से इनका मार्ग विचलित नहीं होता। अब अब विचलित नहीं होता है तो इसके विपरीत अभ्रकोष्ठ में बीटा कणों का मार्ग पतला, असतत तथा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसमें दो प्रकार के हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं कण, मतलब कण होते हैं रेडियो एक्टिव कण, दो प्रकार के, अल्फा और बीटा। इसमें अल्फा कण जो होता है वो भारी तीव्र गति और इसके अविरत होती हैं। बीटा जो होता है उसका मार्ग पतला, असतत, टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि बीटा कण की आयनीकरण क्षमता कम होती है। अब आयनीकरण क्षमता अल्फा की अधिक और बीटा की कम होती है, अतः बीटा कणों पर कम बूंदें संघनित हो पाती हैं। बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता कम होती है, जिस कारण से इसमें कम बूंदें संघनित होती हैं। इसके अतिरिक्त ये कण हल्के व तीव्र गति से होते हैं, तीव्र गति के होते हैं और अणुओं की टक्कर से विचलित हो जाते हैं। अब बीटा कण जो होते हैं वो अणुओं के टक्कर से आसानी से विचलित हो जाते हैं, अल्फा कण में कोई भी ऐसा नहीं होता है। तो ये रहा हमारा सिंपली विल्सन का अभ्रकोष्ठ का पूरा डायग्राम। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी। ये पूरे डायग्राम और सारी जितने भी जानकारी है आपको सभी चीज़ टेलीग्राम में मिल जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों को जो मैंने बताया है उन चीज़ों को आप वीडियो में देख के समझ लीजिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।